जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद प्रमोद में। तो सभी लोग जुड़ जाइए, जल्दी से पेपर पेन लेकर बैठ जाइए भाई। सब लोग तैयार हैं? एक बार बता देंगे क्या सभी लोग तैयार हैं? शुरुआत किया जाए तो एक बार सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पर दोस्तों हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के लिए मैथ का हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस, जो कि सेट वाइज हो रहा है। और आज का जो सेट नंबर है यह 117 है। और आप देख पा रहे हैं दोस्तों, सारे के सारे जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के ही हैं। 6/9/2022 के सेकंड शिफ्ट में जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे, उन्हीं क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इस टाइम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे दोस्तों, टाइम बहुत जल्द ही शेड्यूल बना दिया जाएगा, तो आपको टाइमली हर चीज मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग तैयार हैं? 117 नंबर सेट आज करेंगे हम लोग। 116 नंबर सेट कर चुके हैं। रुक्मिणी प्रकाशन का जो बुक आता है उसी से हमने यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन लिए हैं वॉल्यूम 2 का। ठीक है, तो चलिए ज्यादा बात नहीं करेंगे दोस्तों, बीच बीच में बातें होती रहेंगी। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेट के पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर देंगे। सभी लोग पढ़िए पहले प्रश्न को और आंसर दीजिए, सही उत्तर क्या है बताइए। देखिए दोस्तों, ज्यादातर प्रयास करिए कि शॉर्टकट इसका सलूशन हो, बहुत कम छोटा सलूशन हो, है ना, ताकि आप टाइम बचा पाए पेपर में। चलिए यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/3 भाग उसके 1/5 भाग से 6 अधिक है। क्या है? 6 अधिक है। वह संख्या आपको बताना है सर। वो संख्या मान लेंगे कुछ समय के लिए कि वह संख्या क्या है। वह संख्या दोस्तों हम मान लेंगे, यहाँ पर क्या माना जाएगा, देखिए तरीका समझिए। आप उस संख्या को यक्ष भी मान सकते हैं। उस संख्या को हम क्या मानेंगे, हम हमेशा यहाँ पर जो हर में वैल्यू होती है उसका लघुत्तम मानते हैं। हमेशा जो संख्या होगा उसका लघुत्तम मान लेंगे। यहाँ पर 1/3 दिया गया है और यहाँ पर 1/5 दिया गया है, तो वो संख्या जो है, वो नंबर जो है दोस्तों क्या मान लेंगे, 3 और 5 कैल्सियम यानी 15। वो संख्या क्या है? 15 है। अब यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा देंगे यक्स। तो 15 का 1/3 निकालेंगे तो यहाँ पर लिखा जाएगा 5 यक्स होगा। और 15 यक्स का 1/5 निकालेंगे तो हो जाएगा 3 यक्स। यहाँ पर जो 5 यक्स है वह 3 यक्स से कितना अधिक है? 6 अधिक है। तो इसमें 6 जोड़ देंगे, दोनों संख्या बराबर हो गई। जब इसको इधर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर 5 यक्स में से 3 यक्स घटेगा तो यहाँ बचेगा 2 यक्स और बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 6। 2 से काटेंगे 3 बार में कट जाएगा, यानी यक्स का मान 6 है तो 15 यक्स का मान क्या हो जाएगा, 15 गुना सॉरी 2 यक्स का मान 3 है तो 15 यक्स का मान निकालेंगे तो 15 गुना 3 कर देंगे तो 15 3 45। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक तो तरीका यह हो गया दोस्तों। एक तरीका आप ऐसे भी कर सकते हैं सर, यक्स का एक संख्या यक्स मान लीजिए, यक्स का 1/3 जो है वह क्या है, इसी संख्या एक संख्या यक्स का 1/5 से कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है। इसको भी हल करेंगे तब पर भी आपका आंसर यही आएगा। तो मेरे हिसाब से तो जो पहला सॉल्यूशन हमने बताया है यह सबसे बेस्ट होना चाहिए। ये वाला जो सॉल्यूशन हमने आपको बता रखा है ये सॉल्यूशन सबसे बेस्ट है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें 4 ऑप्शन आपको चेक करने पड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, लास्ट तक बने रहेंगे दोस्तों। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को हर एक चीज समझ में आएगा। चलिए ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है। इसमें बोला गया कि ए और बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें कार्य करने के लिए 2800 रुपये मिलता है, तो ए का हिस्सा बता दीजिए। सर ये जो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, यहाँ पर रुपए पैसे वाले प्रश्न है दोस्तों। जब यहाँ पर रुपए यानी मतलब इनका वेतन मिलता है तो इस कंडीशन में सवाल ऐसे बन जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे लगाते हैं, पहले नंबर आप जैसे टाइम एंड वर्क का सवाल लगाते हैं उसी प्रकार यहाँ पर हल किया जाएगा। यहाँ पर एक बंदा ए है और एक बंदा कौन है, यहाँ पर बी है। एक व्यक्ति ए और एक व्यक्ति बी हो गया। सर यहाँ पर ए जो है 30 दिन में काम को समाप्त कर सकता है, यहाँ पर 30 दिन हो गया। बी उसी काम को यहाँ पर 40 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बी की यहाँ पर 40 दिन हो गया। हम मानेंगे टोटल काम क्या है, दोनों का लघुत्तम जो होगा वही टोटल काम हो जाएगा। तो दोनों का लघुत्तम क्या हो जाएगा, यहाँ पर 120 हो जाएगा। तो टोटल काम कितने हैं सर, 120 टोटल काम हो गए। क्या इसमें कोई दिक्कत बताइए। 30 से भाग देंगे 120 में तो यहाँ पर 4 बार में जाएगा। 40 से भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा। अब ध्यान से समझेंगे। अब अगला जो स्टेप आपको समझना है उसको आप लोग यहाँ पर समझेंगे। जो पैसों की बंटवारा की जाती है सर, उनकी क्षमता के अनुसार बांटा जाता है।
क्षमता के अनुसार जैसा क्षमता वैसा पैसा मिलती है। अब यहाँ पर टोटल कितना पैसा इन दोनों को दिया गया है 2800 रुपये, लेकिन इनको टोटल पैसा कितना मिल रहा है, तो 4 + 3 की क्षमता में बांटे जाएगा तो 7 की अनुपात में पैसा पाए हैं। तो पैसा कितना टोटल पाए हैं लोग, 2800 रुपये यहाँ पर पाए हैं। तो एक अनुपात का मान क्या हो जाएगा सर, एक अनुपात का मान 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, यानी हो जाएगा यहाँ पर 400 रुपये। हर एक अनुपात का मान क्या मिल रहा है यहाँ पर, तो 400 मिल रहा है। तो आपसे पूछा गया है बताइए ए का हिस्सा क्या है, तो ए को कितना मिला है, 4 अनुपात पैसा मिला है। तो यहाँ पर 4 का गुना कर देंगे तो 4 चौको 1600, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1600 रुपये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। बात क्लियर है। हमेशा पैसे क्षमता के अनुसार बांटे जाते हैं, ये यहाँ पर कंसेप्ट आपको याद रखना है। इसको बनाइए। ये सवाल है आपके सामने भाई, यहाँ पर क्या कहा, इस सवाल ने कहा कि इस सवाल ने क्या कहा कि एक त्रिभुज की माप 32 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 68 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल जो होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको बताने हैं मेरे भाई। आइए यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने, 3 यहाँ पर भुजाएं हैं त्रिभुज की। यहाँ पर एक 32 सेंटीमीटर का है, 60 सेंटीमीटर का है और यहाँ पर 68 सेंटीमीटर का है। देखिए, अगर भुजाएं अलग अलग हैं, विषम हैं, तो यहाँ पर आप विषम बाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर ये चेक कर लेना क्या यह ट्रिपलेट बन रहा है, क्या ट्रिपलेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर ट्रिपलेट अगर बनेगा तो क्षेत्रफल निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि वहाँ समकोण त्रिभुज बनेगा और जब समकोण त्रिभुज बनता है तो उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो पहले आपको ये चेक करना है कि ये ट्रिपलेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो क्या करेंगे आप इसको, आप 4 से काटेंगे, 4 8 32, 4 से काटेंगे 15 चौको 60, 4 से काटेंगे 17 चौको 68, 17 बार में कट गया, 8 15 17। सर ये तो ट्रिपलेट है, 8 15 और 17, इसका मतलब ये ट्रिपलेट बन रहा है। जब ट्रिपलेट बन रहा है इसका मतलब समकोण त्रिभुज है। और जब भी समकोण त्रिभुज होता है सर, उसका जो क्षेत्रफल होता है वह होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट। सर जो सबसे लंबी भुजा होती है वो तो कर्ण होती है, कर्ण हमें लेना ही नहीं है, हमें मात्र इन दोनों को यहाँ पर लेकर चलना है। तो 1/2 बेस, इसमें से किसी को मान लीजिए बेस, मान लीजिए 32 ही इसका बेस है, तो इंटू हाइट यहाँ पर 60 मान लेंगे। बात क्लियर। ये कर्ण है, कर्ण यहाँ पर लेना ही नहीं होता है। 2 से काटेंगे, 2 3 या 6, यानी 30 हो जाएगा। यहाँ पर 32 3 या 96, यानी 960 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। 960 यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। बात क्लियर है। एक बार सभी लोग थम्स अप करके बता देंगे सर क्या आप लोगों को यह सवाल समझ में आया। अभी तक सर हम लोगों ने 3 क्वेश्चन किया गया, क्या यह तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया। जिनको समझ में आ गया भाई एक बार सभी लोग कमेंट में वाई टाइप कर देंगे, जिनको समझ में आया है वाई टाइप करेंगे सर, और जिनको नहीं समझ में आया है आप लोग एन टाइप करेंगे। इससे पता चल जाएगा कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो समझ पा रहे हैं और नहीं समझ पा रहे हैं। एक बार दोस्तों आप लोग जरूर अपना रिव्यू दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक डाउट और बना रहता है, सर हम प्रैक्टिस कैसे करें। प्रैक्टिस करने के लिए सर आप क्या करेंगे, तो गौर से समझिए। जो क्वेश्चन आपने यहाँ पर किया अभी, अब इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ कहाँ मिलता है सर, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ सर। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन करिए, सारा का सारा पीडीएफ वहाँ से प्राप्त करिए और प्रैक्टिस करिए। अगर टेलीग्राम चैनल का नाम भी मैं यहाँ पर बता दूं, रोजगार विथ प्रमोद। आपका यूट्यूब चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल भी है, ज्वाइन होइए और पीडीएफ को यहाँ पर निकालिए। चलिए प्रैक्टिस करने के लिए बेहतर है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर बोला गया कि निम्नलिखित संख्या श्रेणी का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दी गई सभी संख्याएं 2 अंकी संख्याएं हैं। अब यहाँ पर संख्याएं दी गई हैं सर। अभी क्या बताना, उपरोक्त श्रेणी की सभी संख्याओं का माध्य का 70% क्या होगा। तो सर माध्य बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, ये होता है माध्य। कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या सर माध्य का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर आप बना पाएंगे। देखिए भाई, कुल का जब योग करेंगे सर, इस सभी को जोड़ा जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 1062। क्या होगा, 1062 प्राप्त हो जाएगा। अब बटे कुल कितनी संख्याएं सर, सबको गिन लेंगे तो यहाँ पर 18 संख्याएं हैं।
कितनी संख्या है सर? 18 संख्या यहाँ पर हैं। ठीक है, 18 से भाग करेंगे, सबसे पहले आप 9 से भाग कर दीजिए। 9 दूनी 18, 9 से भाग करेंगे सर यहाँ पर 9 एकम 9, 9 एकम में 9 हो जाएगा, एक बचेगा हो जाएगा 16, 9 एकम में 9, 9 7 बचेगा, 9 आठे 72, फिर इसको 2 से काटेंगे तो 2 पाँचे 10 और 2 नवा 18। इसका माध्य जो होगा सर, माध्य इसका 59 आ जाएगा। लेकिन आपसे माध्य नहीं पूछा, आपसे पूछा है माध्य का 70% क्या होगा, तो इसका भी आपको 70% निकालना है। तो 59 का 70% निकालना है, 70%। ठीक है भाई, यहाँ से 0 से 0 एक काट देंगे, बाकी 7 नवा 63 के 3 हासिल का 6 हो जाएगा। ठीक है, हासिल का 6 हो जाएगा, और 7 पाँचे 35, और 35 में जब 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 41, 0.1 स्थान पर यहाँ, यानी 41.3 जीरो लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है। 41.30 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बात क्लियर है सर? एक बार बता देंगे, क्या इसमें कोई डाउट है? अब यहाँ पर दोस्तों इसका माध्य निकालने के लिए इसको जोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, तो जोड़ने के लिए तो सर आपको जोड़ना ही पड़ेगा। बाकी अब भी ऐसे अगर काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव वाला सवाल आता है दोस्तों, तो आप लोग उस सवाल को इग्नोर करके आगे बढ़िए। कैलकुलेशन वाला जो सवाल है उसको आप लोग लास्ट में अटेंड करेंगे, तब जाके आप, टाइम को भी मैनेज करना है सर, ध्यान रहे, टाइम को भी मैनेज करना है। तो जो कैलकुलेटिव वाला सवाल है उनको हमेशा लास्ट में आप लोग देखा करेंगे। हाँ जी, ये सवाल बनाइए। अभी ये सवाल क्या कहा कि ए और बी के वेतनों का अनुपात 3:4 है। ए और बी दोनों में से प्रत्येक के वेतनों में 3000 की वृद्धि करने पर उनके वेतनों का नया अनुपात 18:23 हो जाता है। तो वृद्धि के बाद ए का वेतन ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, वृद्धि के बाद क्या बताना है सर? ए का वेतन आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं ऐसा तरीका बताऊंगा दोस्तों, वह तरीका आपको यहाँ पर आयु संबंधित में भी लगता है। ठीक है, ये तो अनुपात का प्रश्न है, लेकिन आयु संबंधित में भी मैं उस तरीका को आपको बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर ए है और एक बी है, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति कौन है सर? यहाँ पर बी है। इनका जो वेतन का अनुपात है वह 3:4 है। कितना है? तो यहाँ पर 3:4 के अनुपात में वेतन दिया गया है। सभी दोनों लोगों के वेतन में यहाँ पर वृद्धि होती है 3,000 की। 3,000 वेतन इसका बढ़ा है और 3,000 वेतन बी का भी बढ़ा है। तो बढ़ा है तो इसका मतलब प्लस हो जाएगा। अब वेतन बढ़ने के बाद जो है 18 संबंधित 23 हो जाता है, तो यहाँ पर 18 संबंधित यहाँ पर 23 कर दिया जाएगा, 18 संबंधित 23। अब गौर से समझेंगे जो मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। कुछ नहीं करना, बस तिर्यक गुना करना है 23 का 3 में, 18 का 4 में, और उनका अंतर निकालना है। 23 तिया 69 हो जाएगा, 23 तिया 69। ठीक है, 18 चौक 72, 69 और 72 का जो डिफरेंट आएगा सर कितना आएगा? तो 3 आ जाएगा। तो 3 अनुपात बराबर, 3 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? 18 और 23 का अंतर 18 5 23 हो जाएगा, इंटू 3000, इंटू 3000 का यहाँ पर गुना कर देंगे। ठीक है भाई, तो 3 से काटेंगे, यहाँ पर कट जाएगा। तो एक अनुपात का जो मान आएगा सर, वो एक अनुपात का मान यहाँ पर 5000 आ जाएगा। कितना जाएगा? आएगा यहाँ पर 5000। देखिए एक बार मैं फिर आपको बताता हूँ, ये 5 गुणे 3000 हमने कैसे लिखा है सर? जब भी यहाँ पर जो पैसा बढ़ाया गया है, अगर अगर यह समान है तो आप नीचे वाले का अंतर निकालिए और उसमें गुना कर देंगे तो निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक अनुपात का मान 5000 आ गया। तो ए का वेतन पूछा गया, ए का वेतन क्या था सर? यहाँ पर 3000 था। तो 3 गुना 5 करेंगे तो 15000 हो जाएगा। यहाँ पर ए का शुरुआती वेतन है 15000, लेकिन शुरुआती वेतन नहीं पूछा, यहाँ पर पूछा है वृद्धि के बाद ए का वेतन बताइए। हमेशा आप कहेंगे सर 18 में 18 अनुपात का मान निकालना है, नहीं, हमेशा आप मान जो निकला है एक अनुपात का हमेशा ऊपर वाले में ही रखेंगे, हमेशा ऊपर वाले में ही रखेंगे। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ए का पहले वेतन 15000 था सर, 3000 बढ़ा है, 3000 बढ़ा है, तो 3000 बढ़ने के बाद कितना हो गया? 15 3 18000। तो 18000 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या कोई इसमें डाउट है? हमेशा सर आप ऊपर वाले में ही यहाँ पर मान रखेंगे, इस बात को आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लेंगे। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। ये सवाल है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर बनाइए। दो त्रिभुज डी ई एफ और पी क्यू आर में यदि डी ई बराबर क्यू आर
ई एफ बराबर पी आर और एफ डी बराबर पी आर पी क्यू है तो डॉट डॉट। यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। जैसा बोला गया पहले आप एक दो त्रिभुज यहाँ पर बना लीजिए भाई, दो त्रिभुज यहाँ पर बना लेंगे, है ना। यहाँ पर दो त्रिभुज बनाएंगे अगर, यहाँ पर चलिए, यहाँ पर दो त्रिभुज बन गया, है ना। दो त्रिभुज यहाँ पर बन गया भाई। अब इसका नाम भी दे दे रहे हैं, यहाँ पर इसका नाम दे दे रहे हैं। तो इसका नाम तो डी है और ये ई है और ये क्या है, एफ है। इसका नाम पी है और ये क्यू है और ये क्या है, तो ये आर हो जाएगा। ठीक है, पी क्यू आर डी ई एफ, यहाँ पर दो त्रिभुज बनाए गए हैं। अब यहाँ पर गौर से समझेंगे, गौर से समझेंगे दोस्तों। जैसा जैसा कंडीशन बोला गया है उसको यहाँ पर अप्लाई करते चलेंगे। यहाँ पर बोला गया कि डी ई बराबर है किसके, तो डी ई बराबर है किसके, क्यू आर के। तो डी ई तो ये वाला भुजा हो गया, क्यू आर कौन सा भुजा हो गया, तो ये वाला भुजा हो गया। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर भुजाएं हैं। बात क्लियर है। आगे ई एफ बराबर है किसके, तो पी आर के बराबर है सर। तो ई एफ तो ये वाला भुजा हो गया, ई एफ ये वाला एक इसके बराबर है, तो पी आर के इसके बराबर हो गया। क्लियर, बोलिए सर। आगे एफ डी जो है ये बराबर है पी क्यू के। तो एफ डी ये वाली भुजा है और पी क्यू ये वाली भुजा, ये दोनों आपस में क्या है, तो बराबर हैं। अब पहला ऑप्शन बोला गया कि त्रिभुज एफ ई डी, कौन सा त्रिभुज बोला गया, एफ ई डी, यानी ये वाला इसके बराबर, मतलब यहाँ से उठाया है एफ ई डी, यहाँ गया है। ठीक है, अब ये यहाँ पर सर्वांगसम का सिंबल है दोस्तों, ये सर्वांगसम के सिंबल है। ठीक है, सभी में सर्वांगसम की सिंबल है। तो एफ ई डी सर्वांगसम है त्रिभुज पी आर क्यू के। अगर यहाँ पर उठाया है एफ से, उठाया है एफ से, इस वाले भुजा से, तो यहाँ भी इस वाले भुजा से उठाना पड़ेगा, पी आर क्यू के यहाँ पर क्या कर देंगे, सर्वांगसम कर देंगे। तो बात क्लियर, ये दोनों सर्वांगसम ही हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत, बोलिए। अगर इस प्रकार से आप बनाते हैं तो आप आसानी से उत्तर बना पाएंगे। क्या इसमें कोई डाउट है? उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी दोस्तों। आइए आगे समझते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7वां। चलिए भाई, अभी इस क्वेश्चन ने कहा कि ब्याज की गणना 10 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर x रुपए की राशि ढाई वर्ष में 12% वार्षिक दर से प्राप्त मिश्रधन 50,578 रुपये होता है। तो यक्ष का मान ज्ञात करना है। गौर से समझेंगे, कितना हर महीने यहाँ पर जो दर लगता है वह 10 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर लगता है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले चेक करेंगे कि हर एक महीने में ब्याज का दर क्या होता है। तो 10 महीने में लगेगा तो क्या दर लगेगा, हर 10 महीने में ब्याज की दर क्या होगी भाई, 12% का यहाँ पर ब्याज लगता है। 12% का ब्याज लगता है, 12% का ब्याज लगता है। ठीक है, 12% ब्याज लग रहा है भाई, है ना। 12% का ब्याज लग रहा है हर 12 महीने में। ठीक है, तो 12 महीना में 12% का ब्याज लग रहा है। तो ये बताइए 10 महीना में कितना ब्याज लगेगा। तो 12 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 गुना 10, यानी 10 है यहाँ पर 10, यानी ब्याज का जो रेट है वह 10% हर 10 महीने का हो जाएगा। अब यहाँ पर 2.5 वर्ष है, 2.5 वर्ष में कितने महीने होंगे सर, तो 24-36 महीने होंगे। तो 10 महीना हम बांटेंगे तो कितने साइकिल बन जाएंगे, 3 साइकिल बन जाएंगे। तो 10% का मतलब 1/10 होता है। यानी पहले साइकिल में ब्याज क्या है, पहले साइकिल का मूलधन क्या है 10 अनुपात, तो ब्याज क्या हो जाएगा 11। दूसरे में 10, तो ब्याज क्या हो जाएगा 11। 3 साइकिल है, 3 बार लिखेंगे 10 से 11। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 1000। इसको गुना ना करके ऐसे ही लिख दीजिए यहाँ पर 11 गुना 11 गुना 11। तो यहाँ पर सर 11 गुना 11 ये क्या है, ये मिश्रधन है। और यही मिश्रधन यहाँ पर दिया गया है 50,000
578। ठीक है, तो 1000 अनुपात का मान निकालना है तो भाई यहाँ पर कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर 5578 भागा 11 गुना 11 गुना 11 गुना में यहाँ पर 1000। चलिए काट पीट कर दीजिए, बस आंसर निकल जाएगा। तो 11 से काटेंगे तो 11 44, 11 44 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा सर? यहाँ पर तो 11 44 6 बचेगा, हो जाएगा यहाँ पर 65। 11 5 55, 55 55 यहाँ पर क्या बचेगा तब? 11 5 55, 10 बचेगा, हो जाएगा 107। 11 9 99, 8 बचेगा, 11 8 88। फिर 11 से काटेंगे, 11 से काटेंगे तो 11 44, 44 1 बचेगा, 11 कम 11, 8 बचेगा, 11 8 88। फिर 11 से कटेगा यहाँ पर, तो 11 से काटेंगे तो 11 3 33, 33 33 और बचेगा 8, तो 11 8 88। तो 38 गुना 1000 करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? 38,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर मूलधन जो है, जो यक्ष का मान है वह 38,000 रुपये आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए 38,000 इसका राइट आंसर होगा। बात क्लियर है दोस्तों? चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, तो इसका आप लोग एक बार सबसे पहले इसको पढ़िए। इस सवाल ने क्या कह दिया, सवाल ने क्या कहा मेरे भाई? सबसे पहले क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए और समझिए। इस प्रश्न में बोला गया कि निम्नांकित ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ग्राफ दिए गए वर्षों के दौरान एक कंपनी के कुल उत्पादन लाख टन को दर्शाता है। आपने इसको देख लिया सर, 2013 से लेकर 2020 तक यहाँ पर डाटा दिया गया है। अब आगे यहाँ पर क्वेश्चन इसी से संबंधित पूछा जा रहा है। इसने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष कंपनी के उत्पादन में अधिकतम प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देखिए भाई, सबसे ज़्यादा वृद्धि किस कंपनी में हुआ है? यहाँ पर आइए, इस वाले को ध्यान से समझिए। यहाँ पर अगर जो ये 30 है और ये कितना है, तो यहाँ पर 80 है। सबसे ज़्यादा वृद्धि दर किस में हो जाएगा? 80 30 में। भाई 30 से 80 हुआ, सबसे ज़्यादा वृद्धि दर जो है वह 2019 में होगा। ठीक है, तो 2019 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी सही उत्तर है। कोई दिक्कत इसमें बताइए? अभी आप लोगों ने इतने लोग देख रहे हैं भाई, लाइक अभी नहीं बना है, एक भी लाइक नहीं किए सर, तो ये तो गलत बात है दोस्तों। अभी बहुत ही कम लाइक हुआ है, तो लाइक तो आप लोग कर दीजिए सर, आप लोग लाइक कर दीजिए सर। और जो भी अगर आपका डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और जो सुझाव देना चाहते हैं सर, सुझाव भी आप लोग दे सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अगला जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पर है, लगाइए इसका आंसर, बताइए क्या होगा। इस सवाल में बोला गया कि एक बस यात्रा के दौरान 10 मिनट के एक स्टॉप पर तथा 5 मिनट के एक अन्य स्टॉप पर स्टॉप के साथ स्टॉप के साथ साढ़े तीन सही 1/4 घंटे में 160 किलोमीटर की दूरी औसत चाल। अरे भाई ये तो क्वेश्चन ही इधर उधर हो गया है। अच्छा एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं सर। क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, एक बार यहाँ पर क्वेश्चन जो है पढ़ देते हैं। क्वेश्चन ये दिया गया है कि एक बस यात्रा के दौरान 10 मिनट के एक स्टॉप 10 मिनट के एक स्टॉप तथा 5 मिनट के एक अन्य स्टॉप 5 मिनट के एक अन्य स्टॉप के साथ 3 सही 1/4 घंटे में 160 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बस की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ये सवाल थोड़ा सा दोस्तों इस इधर उधर लिखा गया है, खैर कोई बात नहीं है, क्वेश्चन आपने समझा। अब आइए यहाँ पर देखते हैं भाई इसका आंसर क्या होगा। एक बस है जो 160 किलोमीटर की दूरी तय की है, औसत चाल बताना है। औसत चाल होता है क्या? कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी तो 160 किलोमीटर है, लेकिन कुल समय कितना लगा है? कुल समय कितना लगा है भाई? कुल समय कितना लगा है? तो भाई यहाँ पर 3 घंटा
1/4 3 सही 1/4 घंटा में दूरी को तय की है, जिसमें से 10 मिनट और 5 मिनट के लिए 2 स्टॉपों पर रुकी है। तो टोटल कितना मिनट रुका है यहाँ पर? 15 मिनट रुका है। 15 मिनट का मतलब कितना घंटा? 15 एकम 15 चौको 60, यानी 1/4 घंटा यहाँ पर तो रुका है। तो चला कितना है? टोटल रुकने और चलने का जो समय है टोटल 3 घंटा 3 सही 1/4 घंटा है, जिनमें से 1/4 घंटा तो यहाँ पर बस रुकी है। बस रुकी है यहाँ पर, ठीक है भाई, 1/4 घंटा तो बस रुकी है। तो आप क्या करिए, इसमें से घटा दी 3 सही 1/4 में से 1/4 को घटा देंगे, ठीक है। 3 सही 1/4 को लिख सकते हैं 3 + 1/4 और माइनस यहाँ पर 1/4 घटाएंगे तो ये वाला कट ही जाएगा, बचेगा कितना? 3 घंटा। यानी बस चली है कितना? 3 घंटा चली है। बस 3 घंटा चली है तो कितना दूरी तय की है? 160 किलोमीटर। तो भाई टोटल दूरी बटे टोटल समय 3 घंटा हो जाएगा। 3 5 15 के 5 हासिल का 1, 3 3 9, 1 10, यानी 1 बचेगा, यानी 53 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा इसका औसत चाल आएगा। तो देखिए ऑप्शन इधर उधर हो गया है, तो ऑप्शन को कितना होगा भाई? 53 सही 1/3, 53 सही 1/3, ये वाला जो ऑप्शन है सर, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैनेज कर लेंगे, थोड़ा इधर उधर हो गया है। आइए अगले प्रश्न पर, इसको बनाइए भाई। चलिए, यदि समीकरण 2x² + kx + 3 = 0 के मूल वास्तविक और समान हैं, जहां k ग्रेटर देन 0 है, तो k का मान निम्न में से किस समीकरण को संतुष्ट करेगा? आइए समझते हैं भाई। जब भी आपसे इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये देखिए ट्रेंडिंग क्वेश्चन होता है ग्रुप डी के लिए, आप ग्रुप डी का हर एक सेट उठाएंगे दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हाँ जी, कभी भी अगर आपसे इस टाइप के द्विघात समीकरण दिए गए और बोला गया कि इसके मूल वास्तविक हैं और समान हैं, तो उस कंडीशन में याद रखिएगा डी का मान जो होता है 0 होता है। डी का मान क्या होता है? 0 होता है। विविधकर का फार्मूला आप लोगों ने सुना होगा सर। डी बराबर क्या होता है? डी बराबर होता है सर b² -4ac। तो जब भी वास्तविक होते हैं, मूल और समान होते हैं, तो डी का मान 0 लिया जाता है। डी हमेशा 0 होता है उस कंडीशन में। यहाँ तो डी का मान 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर बी का मान क्या है यहाँ पर सर? के एक्स का मान, एक्स का जो गुणांक होता है वो बी का मान होता है। एक्स का गुणांक यहाँ पर के है, तो के का स्क्वायर कर देंगे यहाँ से, -4 इंटू ए क्या है? तो x² का गुणांक ए का मान होता है, तो यहाँ पर कितना है? 2 है। सी क्या है? ये जो 3 है सर, ये सी हो जाएगा। तो 3 दूना 6, चौको 24, यानी यहाँ पर कह देंगे हम k² बराबर क्या हो जाएगा सर यहाँ पर? तो k² का मान यहाँ पर आ जाएगा 24। तो k का मान क्या होगा? √24, 4 छक 24, यानी 2 करनी में 6 हो जाएगा यहाँ पर। 2 करनी में 6, यानी के का मान 2 करनी में 6 आ गया। अब ऑप्शन को ध्यान से समझेंगे, ऑप्शन से ही आपको काम करने हैं। तो के का मान 2 करनी में 6 रखेंगे, और जिसमें रखने के बाद अगर 0 आ गया वही इसको संतुष्ट करेगा। हम डी वाले को चेक करते हैं दोस्तों, यहाँ पर डी वाले को नीचे से चलते हैं। तो के का मान अगर हम रख देंगे 2 करनी में 6, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 छक 24 हो जाएगा, माइनस, और यहाँ 6 √6 है, और के का मान 2√6 रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12, और माइनस का 12 हो जाएगा बराबर 0। माइनस माइनस जुटेगा तो 12 12 24, 24 माइनस का 24 होगा यहाँ पर, 24 माइनस का 24 बराबर 0। दोनों तरफ 0 आ रहा है दोस्तों, 0 बराबर 0, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसको संतुष्ट कर रहा है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोई यहाँ पर डाउट बताइए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चल रहे हैं। ये प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आप लोग इसका उत्तर बताइए जल्दी से। देखिए भाई, यहाँ पर क्या सवाल दिया गया कि x² माइनस का 5x प्लस का 6 है, बराबर में 0 दिया गया। तो इसके समीकरण के मूल बता दीजिए क्या होगा। तो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर 6 का गुना यहाँ पर 1 में कर देना। यहाँ पर 1 है तो 6 एकम में
6 आएगा। प्लस का 6 आ गया, इसको दो ऐसे खंड में तोड़ दीजिए कि गुना कर दें तो 6 आ जाए, लेकिन जोड़ दें तो यहाँ पर माइनस का 5 बन जाए। तो सर आप कहेंगे क्यों ना हम 2 गुना 3 कर दें, माइनस का 2 माइनस का 3 कर देंगे, तो गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 6 बन जाएगा, और जोड़ेंगे सर यहाँ पर तो -2 और -3, तो माइनस यहाँ पर 5 भी बन जाएगा। हमारी बात तो बन गई। अगला कंडीशन याद रखेंगे, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उसी से यहाँ पर भाग करना है, तो 1 से भाग करेंगे यहाँ पर, इसमें भी, और चिन्ह को बदल देंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो इसके जो मूल आ गए वह 2 और 3 आ गए। इसके मूल कितने आ गए? 2 और 3, प्लस का आएगा तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये शॉर्टकट तरीका है दोस्तों, अगर समझे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझे हैं तो एक बार दोबारा देखिए। चलिए, इससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता मेरे भाई, इसलिए आप लोग उसे जरूर समझिएगा, सीखिएगा। अगला प्रश्न है, आप लोग इसको बनाएंगे जल्दी से। देखिए सर, इस सवाल में बोला गया कि एक बस किसी दूरी का 2/5 भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। पूरी यात्रा के लिए बस की औसत चाल बताइए। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय होता है कुल दूरी। यहाँ पर 2/5 भाग को ध्यान से समझिए। 2/5 भाग का मतलब ये जो नीचे का यानी हर का जो मान है, ये टोटल डिस्टेंस है सर। क्या है? यही टोटल डिस्टेंस है। तो टोटल डिस्टेंस क्या है? 5 है। अब बताइए, अब दो हिस्सा चलने में दूरी का 5 दूरी का 2 हिस्सा चलने में वो कितना स्पीड से चल रही है? 50 की स्पीड से चल रही है, तो उसको कितना समय लग जाएगा सर? तो 2/50 का समय लगेगा यहाँ पर। बोलिए, लगेगा कि नहीं लगेगा? भाई दूरी बटे चाल समय होता है, प्लस अब शेष दूरी कितना बचा है भाई? 5 में से 2 हिस्सा चला, बचा शेष दूरी कितना? 3। अब ये 3 दूरी तय करने में वो कितना समय लगेगा? वो चल रहा है कितना? 60 के स्पीड से, तो 60 से भाग कर देंगे तो इतना समय यहाँ लगा। ये टोटल समय हो गया। अब यहाँ पर गौर से देखिएगा, 5/2 से काटेंगे तो यहाँ पर 25, 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 20। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/25 और प्लस का यहाँ पर 1/20। तो 5 बटे यहाँ पर 25 20 का लसा 100, 25 चौका 100 प्लस 20 पाँचे 100। ठीक है, 100 चल जाएगा ऊपर, तो 100 पाँचे यहाँ पर 500 हो जाएगा। 500 बटे 4 प्लस 5 9 हो जाएगा। तो 9 छाका 54 नहीं, 9 छाका 54 ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पर। 9 पाँचे 45, 5 बार में जाएगा, बचेगा कितना? 5। फिर 9 पाँचे 45, फिर बचेगा 5, यानी 55 सही 5/9 यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा इसका औसत चाल आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही भाई? तो ऑप्शन नंबर डी, ये वाला क्वेश्चन जो है, आंसर जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको लगाइए। इस सवाल में कहा गया, यदि 512/125 पर घात 3 इंटू 512/125 पर घात के बराबर 8/5 पर घात 15 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी अगर इस टाइप के प्रश्न बनते हैं, घातांक प्रणाली में आप सीखेंगे कि अगर x/y या फिर ऐसे समझिए, x गुणे x पे घात a है और गुणे x पे घात b है। तो अगर इसको आधार बोलते हैं, ये आधार है, और ये घातांक बोलते हैं इसको। अगर आधार समान होता है तो घात क्या होता है? घात क्या होता है? जुट जाता है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं x पर घात a प्लस b। ठीक है, अगर आधार समान है, गुणा करते हैं तो घात हमेशा जुट जाता है। वही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करनी है मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर 512/125 है, 512/125 है। इस पर घात क्या है? तो 3 है, इंटू 512/125 है, और इस पर घात जो है वह यहाँ पर घात कितना दिया गया है? के दिया गया है, और बराबर में 8/5 पर घात यहाँ पर क्या है? तो 15 है।
ठीक है, ये दोनों का आधार सेम है, गुणा भी कर रहे तो घात जुट जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, और 512 बटे 125 को लिखेंगे ऐसे, और ये हो जाएगा k प्लस का 3 बराबर यहाँ पर 8/5 पर घात 15। ठीक है, देखिए यहाँ पर 512 है, 8 का क्यूब होता है 125, 5 का क्यूब होता है, तो इसको लिख सकते हैं 8/5 पर घात 3, और 3 का गुना इसमें कर देंगे तो यहाँ पर 3 के हो जाएगा, और 3 तिया 9 हो जाएगा, बराबर 8/5 पर घात 15। ठीक है, अब दोनों आधार बराबर हैं तो घात भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 3 के प्लस का 9 बराबर 15, तो 3 के बराबर हो जाएगा, 9 इधर जाएगा तो 9 6 15 होता है 6, यानी 3 दूना 6, तो के का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। के का मान कितना होगा सर, 2, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए इसको लगाइए सर। देखिए अगला प्रश्न है, एक बेलन की आधार त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, यदि इसका आयतन 38,808 सेंटीमीटर क्यूब है तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पाई का मान 22/7 का उपयोग करते हुए। ठीक है भाई, यहाँ पर बेलन का त्रिज्या आपको बताना है। चलिए बताते हैं बेलन का त्रिज्या क्या होगा। यहाँ पर आयतन दिया है, तो सर बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर ये बेलन का आयतन होता है, जो कि दिया गया है कितना, 3,8,8,0,8। ठीक है, पाई का मान क्या लेना है, तो 22/7 यूज करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 22/7। आर का मान क्या होगा, अगर हम इसको यक्स लगा दें यहाँ पर, ये 3x ये 4x हो जाएगा, तो आर यानी त्रिज्या क्या है, 3x है, तो यहाँ पर 3x इंटू 3x, क्योंकि स्क्वायर है 2 बार गुना करना पड़ेगा। ऊंचाई क्या है, 4x, ये किसके बराबर है, 3,8,8,0,8। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर काट पीट करेंगे, तो 11 दूना 22, 11 तिया 33, 5 बचेगा, 11 5 55, 3 बचेगा, 11 दूना 22, 8 बचेगा, 11 8 88। 4 से काटेंगे तो सर 4 7 28, 4 8 32, 32 3 बचेगा, 4 8 32, 4 दूनी 8, 882 यहाँ पर हो गया। ठीक है, 3 त्रिक का 9, 9 से काटेंगे 9 9 81 और 9 8 72। ठीक है, इससे 2 से काटेंगे तो 49 दूना 98, 49 12 में कट जाएगा। तो सर यहाँ पर यक्स का गुना 3 बार करेंगे तो यक्स का क्यूब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 49, 7 का गुना इधर हो जाएगा 49 में, तो गुना 7 हो जाएगा। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर ये 7 गुना 7 गुना 7, यक्स का मान हो गया यहाँ पर 7। आपसे पूछा गया क्या है, आपसे पूछा गया है त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो त्रिज्या कितना अनुपात है, 3 यक्स है, तो 3 यक्स का मान 7, तो 7 त्रिक 21, 21 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, 21 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या है। आइए अगला प्रश्न, लगाइए भाई जल्दी से। यदि एक आयत की लंबाई में 4 सेंटीमीटर वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कमी की जाती है, तो पहले नंबर इसका मूल जो लंबाई चौड़ाई क्या था, बी, यल और बी मान लेते हैं। लंबाई यल था, चौड़ाई बी था, तो इसका जो एरिया होगा तो यल बी हो जाएगा। तो इसके क्षेत्रफल में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि होती है। अगर यहाँ पर लंबाई में 4 मीटर की वृद्धि कर दें, यानी यल प्लस 4 कर दें, और चौड़ाई में 2 सेंटीमीटर की कमी यानी बी माइनस का 2 कर दें, तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा यल बी
और माइनस का 2l प्लस का 4b माइनस का 8। तो इसका जो क्षेत्रफल आ रहा है ये पहले वाले क्षेत्रफल से 2 मीटर की क्या है यहाँ पर वृद्धि हो रही है। तो इसमें से एल बी घटाएंगे, यहाँ पर 2 के बराबर हो जाएगा। तो एल बी से एल बी कैंसिल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे। अगर यहाँ से कह सकते हैं माइनस का 2l और प्लस का 4b बराबर -8 उधर जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पाँचे 10, यानी माइनस का l और प्लस का 2b बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण बन रहा है, एक समीकरण ये हो गया। फिर आगे जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक कंडीशन और बनेगा, एक समीकरण और बनेगा। यहाँ से यदि इसकी लंबाई में 3 मीटर की कमी की जाती है और चौड़ाई में 5 मीटर की वृद्धि की जाती है तो इसके क्षेत्रफल में 23 मीटर स्क्वायर की वृद्धि होती है, तो मूल आयत का परिमाप ज्ञात करना है भाई। अब आइए अगला टर्म कंडीशन में कहा गया कि अगर जो इसकी लंबाई में 3 मीटर की कमी कर देते हैं तो यल माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, और चौड़ाई में 5 मीटर की वृद्धि करते हैं तो b प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो जो मूल लंबाई है, मूल लंबाई से क्या होती है, मूल लंबाई से यहाँ पर 23 की वृद्धि होती है, तो इन दोनों का अंतर जो है वह 23 के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा यल बी, गुना करेंगे तो यल बी प्लस का 5l और माइनस का 3b और माइनस का 5 या 15। ठीक है, और माइनस का यल बी बराबर इधर हो जाएगा 23। कोई दिक्कत? चलिए यल बी से तो कट ही जाएगा, इधर हो जाएगा 5l माइनस का 3b और बराबर 15 इधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। ठीक है, पहले समीकरण में माइनस एल है, यहाँ पर प्लस का 5 है, तो इसमें आप क्या करिए 5 से गुना कर दीजिए। यहाँ पर 5 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 5l, थोड़ा सा इसको हम जूम कर छोटा कर देते हैं प्रश्न को। ठीक है, तो माइनस का 5l और प्लस का प्लस का 10b और बराबर इधर क्या हो जाएगा, तो 5 पचे 25 यहाँ पर हो जाएगा। जोड़ देंगे तो ये तो कट ही जाएगा, 10 में से 3 गया तो 7b बराबर, इसको जोड़ेंगे तो 8 5 13 और इधर 63, 7 एकम 7, 7 9 63। बी का मान यहाँ पर 9 आ गया, बी का मान तो 9 आ गया, यानी चौड़ाई तो पता चल गया। लंबाई निकाल लीजिए समीकरण नंबर 1 से इसमें रखकर, तो माइनस का यल था यहाँ पर, है ना, और प्लस बी का मान क्या है 9, 9 का गुना 2 में करेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा यहाँ पर, और बराबर इधर क्या होगा 5 होगा। तो माइनस यल बराबर 5 माइनस 18 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यल बराबर माइनस यल बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 13, इससे कट जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल, यानी यल का मान 13 आ गया। इसका परिमाप निकालना है, तो परिमाप क्या होता है 2l प्लस का b होता है, तो 2 इंटू यल प्लस b, तो 13 9 22, 22 का गुना 2 में करना है तो 22 दूना 44, तो 44 जो होगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इतना कैलकुलेशन इसमें करना है। थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो चीज़ों को आप आसान बना पाएंगे और समय भी बचत कर पाएंगे दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर। इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं था दोस्तों, अगर होता होता तो मैं ज़रूर आप लोगों को बताता। चलिए भाई इसको बनाइए। देखिए किसी आंकड़ों के बहुलक और माध्य क्रमशः 24.6 और 20.1 है, आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। आइए दोस्तों यहाँ पर समझते हैं। माध्यिका का फार्मूला बता दें, जब भी आपसे बहुलक पूछा जाता है तो बहुलक माध्यिका और माध्य के बीच संबंध होता है। देखिए बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य।
तो यहाँ पर आप इस सवाल को, इस फार्मूले को याद कैसे रखेंगे, तो देखिए माध्यिका में कितने अक्षर हैं, 3 अक्षर, तो इसके साथ 3 होगा। माध्य में कितने अक्षर है, 2 अक्षर, तो इसके साथ 2 होगा। हमेशा ज़्यादा में से कम वाला घटाते हैं, तो ऐसे या रिलेट करके आप इसको याद भी रख पाएंगे। ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखिए बहुलक दिया गया है कितना, 24.6, 24.6 बहुलक दिया गया है। माध्यिका इसका निकालना है तो 3, माध्यिका को हम यम अगर लिख दें तो कोई डाउट नहीं होगा। 2 माध्य, माध्य क्या है, 20.1 है, 2 गुना कर देंगे तो 20 दूना 40.2 हो जाएगा। ठीक है भाई। इसको उधर लेकर जाएंगे तो ये 3 यम बराबर हो जाएगा, जुट जाएगा यहाँ पर, तो 6 2 8 दशमलव, यहाँ पर 4 और 4 2 6 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 छक 18, तो यम का मान कितना आ गया, 21.6, यानी जो माध्यिका है सर 21.6 आ गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन इसका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं सर, लगाइए। चलिए अभी हम लोगों ने 17 क्वेश्चन पर आ चुके हैं। अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया मेरे भाई, तो लाइक कर दीजिए सब लोग। आपकी एक लाइक से सर हमें मोटिवेशन मिलता है, हमारे अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। आपके लाइक से हम समझते हैं कि सर हम जो आप लोगों को दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, जो चीज़ आप लोगों को मैं बता रहा हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा है, इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ लाइक जरूर किया करें। चलिए अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर दिया गया कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 88 और 136 से पूर्णतः विभाज्य है। अच्छा, सबसे छोटी संख्या बताना, यानी आपको करना क्या है, 24, 88 और 136 का लघुत्तम निकालना है। लेकिन लघुत्तम भी नहीं निकालना है, आपको मैं बताऊंगा विभाज्यता के नियम से कैसे इसको हल करेंगे। अब गौर से देखिए, यहाँ पर दोस्तों गौर से देखेंगे, क्या देखेंगे भाई, यहाँ पर 88 में क्या दिख रहा है सर, यहाँ पर 8 गुना 11 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 8 गुना 11। तो छोटी से छोटी संख्या को यहाँ चेक करना है, कौन सी सबसे छोटी है, तो सर सबसे छोटी तो ये है। अब इसको ये चेक करना है क्या यह 8 11 दोनों से कट रहा है। ठीक है, 8 11 से कटना चाहिए, तो 8 से कटेगा, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 से तो नहीं कटेगा, ये तो आंसर नहीं होगा। इससे जस्ट बड़ी संख्या देखेंगे तो ए वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। 8 से कटेगा, 8 से 48, बिल्कुल 8 से कटेगा। क्या वह 11 से कटेगा, सर 11 से भी कट जाएगा, यानी 8 11 से कट गया। लेकिन सर इस 24 को देखकर आप यहाँ पर आपके दिमाग में घंटी बजी होगी, 8 तिरिक 24 होता है, यानी इसमें 3 है, तो ये 3 से भी कटना चाहिए। ठीक है, तो 8 8 16 4 20 4 24, 3 से भी कट रहा है, 3 से भी कट गया, कोई डाउट इसमें बताइए, 3 से भी कट गया। इसका मतलब ये जो संख्या है सर, पहली जो विकल्प है वह 24, 88, 136 से पूर्णतः विभाजित होगा, यानी इसका लघुत्तम में यही हो जाएगा 4488, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर। ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है दोस्तों, सवाल को देखकर लोग डर जाते हैं कि सर सवाल तो काफी लंबा है, सॉल्यूशन भी बहुत लंबा होगा, जब पढ़ने में समय लग जाएगा तो हम समय बचाएंगे कैसे। लेकिन मेरे भाई सवाल बहुत सिंपल है, आपको एक बार पढ़ना है दोस्तों, बस एक बार पढ़ना है, सवाल का आंसर आप निकाल पाएंगे तुरंत ही। देखिए सवाल में कहा क्या गया है कि एक शैक्षिक संस्था द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जहां प्रतिभागी विभिन्न विषयों के शिक्षक होंगे। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित के प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः 112, 144, 192 है। प्रत्येक कमरे में समान संख्या में प्रतिभागियों को बैठाया जाना है और एक कमरे में बैठे सभी प्रतिभागियों को एक ही विषय का शिक्षक होना चाहिए। आयोजन के लिए आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या बतानी है। देखिए यहाँ पर ये सभी क्या है, विद्यार्थी हैं भाई। यहाँ पर प्रतिभागियों की संख्या दिया गया है, रसायन विज्ञान के भौतिक विज्ञान के 112 प्रतिभागी हैं, रसायन विज्ञान के 144 हैं और गणित के 192 प्रतिभागी हैं। तो हम पहले यहाँ से पता ये करेंगे कि यहाँ पर कि एक कमरे में
कितने 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 प्रतिभागी बैठाए जाएंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, 112, 144, 192 का महत्तम निकाल देना है। तो सबसे बड़ी संख्या 192 दिख रहा है, तो 192 में भाग करेंगे उससे छोटी यानी 144 से, तो एक बार जाएगा 144 यहाँ पर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, 12 में से 4 गया तो 8, 8 में से 4 गया तो 4। अब यहाँ पर 144 में भाग कर देंगे इससे, तो कितनी बार में चला जाएगा, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 3 बार में जाएगा यहाँ पर। 8 त्रिक 24 के 4 हासिल का 2, 3 चौको 12, 2 14, खत्म। तो अभी 48 से भाग कर देंगे किसमें, तो 48 से भाग कर देंगे 112 में। ठीक है, 112 में 48 दूना 96, 2 बार में जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 96, और 12 में से 6 गया तो बचेगा 6, 10 में से 9 गया तो बचेगा यहाँ पर 1, 16 से भाग कर देंगे यहाँ पर 48 में, तो 16 3 48, 3 बार में चला गया। इसका मौसा जो होगा HCF जो होगा वह क्या हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। अब यहाँ से गौर से समझेंगे अगला स्टेप करना क्या है। ये पता क्या चला कि ये पता चल गया कि हर एक कमरे में हमें 16 विद्यार्थी को बैठाने हैं। अब भाई यहाँ पर 112 विद्यार्थी तो यहाँ पर किसके हैं, 112 विद्यार्थी जो हैं यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ 3 विषय के यहाँ पर प्रतिभागी हैं। 112 विद्यार्थी तो यहाँ पर फिजिक्स के हैं यानी भौतिक विज्ञान के हैं, और एक कमरे में 16 विद्यार्थी बैठते हैं, तो 112 विद्यार्थियों को बैठाने के लिए कितने कमरे की आवश्यकता हो जाएगी, 16 से भाग कर देंगे। केमिस्ट्री की बात करें भाई, केमिस्ट्री में 144 विद्यार्थी टोटल हैं, और एक कमरे में 16 विद्यार्थी बैठते हैं, तो कितने कमरे चाहिए, 16 से भाग कर देंगे। 192 विद्यार्थी यहाँ पर गणित के हैं, जिसको बैठने के लिए 16 विद्यार्थी एक कमरे में बैठते हैं, तो कमरों की संख्या ये हो जाएगी। अब यहाँ से भाग कर दीजिए सर, 16 साते 112, 7 कमरा तो भौतिक विज्ञान को बैठाने वाले विद्यार्थी की संख्या चाहिए, मतलब भौतिक विज्ञान के प्रतिभागियों को बैठाने के लिए हमें कितने कमरे चाहिए, 7, 16 9 144, 9 कमरा चाहिए हमें केमिस्ट्री के प्रतिभागियों को बैठाने के लिए। 16 एकम 16, 3 बचेगा, 16 दूना 32, यानी 12 कमरों की आवश्यकता होगी मैथ के प्रतिभागियों यानी गणित के प्रतिभागियों को बैठाने के लिए। टोटल कितने कमरों की आवश्यकता होगी भाई, बताइए। 9 7 16, 16 12 हो जाएगा 28, तो टोटल 28 कमरों की आवश्यकता हो जाएगी। ये ऑप्शन नंबर डी ये सवाल का दोस्तों सॉल्यूशन है। क्या आपको ये समझ में आया है, बताइए, क्या यह चीज़ें आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया है। बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, इससे आप लोग जरूर रिवाइज करिएगा 1 2 3 बार, जितना आपसे बन पाए। चलिए इस सवाल का उत्तर बताइए क्या होगा। यदि मिश्रित आवर्ती दशमलव ये 2 3 4 5 यानी 4 5 पे बार है, इसको उसके निम्नतम पदों में भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाए तो उसका अंश और हर से कितना प्रतिशत अधिक, प्रतिशत नहीं कितना अधिक होगा। तो सबसे पहले इसको भिन्न के रूप में आप बदलिए। पहले क्या लिखेंगे, टोटल जो है वहाँ पर 2345 यहाँ पर लिखा जाएगा। जिस पर बार नहीं है उसको घटा देंगे, तो बार इस पर किस पर नहीं है मेरे भाई, तो यहाँ पर 23 पर नहीं है, 23 को घटा देंगे, बटे जितनी संख्या पर बार उतना 0, 2 0, जितनी संख्या पे बार उतना 9, और जितनी संख्याओं पे बार नहीं होता है उतना 0, यानी यहाँ पर 2 0 लिख देंगे। घटाइएगा तो क्या बनेगा भाई, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ भी 2 हो जाएगा, 3 और 2, 23 22 होगा घटाने के बाद, बटे नीचे क्या आएगा, तो 99 00 आएगा। ठीक है, काटिए, 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 6 का 12, 2 1 कम 2, 2 से काटेंगे यहाँ पर तो 2 चौको 8 हो जाएगा, और 2 8 2 9 18, 1 2 5 10, ये हो जाएगा 0। अभी इसको 9 से काट देंगे दोस्तों, तो 9 1 कम 9 बचेगा 2, 9 दूनी 18, 8 बचेगा, 9 9 81। ठीक है भाई, 9 9 81। कहीं दिक्कत कोई इसमें, बताइए। 9 से काटा गया है, ठीक है, तो 9 1 कम 9 1 कम 9 हो जाएगा, 9 3 12 होगा, सॉरी 9 2 11, 2 बचेगा हो जाएगा 26, 9 दूनी 18, 18 8 26,
81, 9 81, सही है। इसको भी 9 से काटेंगे तो यहाँ पर 9 5 45, 4 बचेगा, 9 5 45, 550 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंट चेक कर लेना सर। 10 में से 9 गया तो 1, और 4 में से 2 गया तो सर यहाँ पर 2 बचेगा, 5 में से 1 गया तो सर यहाँ पर 4 बचेगा, यानी 421 इन दोनों का अंतर आएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। और अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पर दिया गया है, आइए समझते हैं इस सवाल को। 20 और 50 के तृतीयानुपाती और 9 और 16 के मध्यानुपाती के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, देखिए इसका तृतीयानुपाती ज्ञात करना है। तृतीयानुपाती के लिए क्या करते हैं, लास्ट वाले का 2 बार गुना करेंगे तो 50 गुना यहाँ पर 20 कर 50 गुना 50 करेंगे, अब बटे यहाँ पर 20 कर देंगे अनुपात। मध्यानुपाती निकालने के लिए इसका अंडर रूट में निकालेंगे, अंडर रूट में 9 गुना यहाँ पर 16 कर देंगे, तो 9 का वर्गमूल तो 3 आ जाएगा, 4 का वर्ग 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 16, 3 इंटू 16 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताइए। इससे ये कैंसिल, ठीक है, और 2 से काटेंगे तो 25 बार में यहाँ कैंसिल, 25 5 125 यहाँ से हो जाएगा, 16 3 48 यहाँ से हो जाएगा। अरे भाई कुछ कटेगा क्या अभी यहाँ पर, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये 16 का वर्गमूल जो है हमने नहीं लिखा है, सॉरी, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। 16 का वर्गमूल दोस्तों यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 4 लिखा जाएगा। ठीक है, अभी 0 से 0 कटेगा, 2 से काटेंगे, 25 बार में ये कटेगा, 25 5 125 यहाँ से हो जाएगा, और 4 3 12 यहाँ पर हो जाएगा, 125 संबंधी 12, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल बनाइए। थोड़ा सा इसमें दोस्तों समय लग सकता है ना, थोड़ा सा समय लग सकता है इस सवाल में। देखिए भाई, इस सवाल में करना क्या है, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। 1 प्लस tan 20 को लिख सकते हैं साइन 20 बटे cos 20, ठीक है। सेक 20 को लिख सकते हैं 1 अपान cos 20। आगे 1 प्लस cot 20 को लिख सकते हैं cos 20 बटे साइन 20, और यहाँ पर माइनस है दोस्तों, माइनस है, ठीक है, यहाँ पर माइनस है, -1 अपान साइन 20 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, साइन 20। चलिए भाई, यहाँ पर लिखेंगे, इधर इसको हल करेंगे तो यह हो जाएगा cos 20 प्लस साइन 20 और प्लस का 1 बटे में होगा यहाँ पर cos 20, ठीक है, और यहाँ पर साइन 20 प्लस cos 20 और माइनस का इधर हो जाएगा क्या चीज़ 1 बटे में साइन 20। ठीक है भाई, चलिए अगर आप ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे गुना करती हैं, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे गुना होगा, अगर ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे जब गुना करेंगे तो मैं आपको बता दूं क्या होने वाला है। यहाँ पर ऊपर का ऊपर जब नीचे का नीचे गुना करेंगे तो फाइनली जो इसका रिजल्ट बनकर आएगा आपके स्क्रीन पर, आपके सामने जो आएगा वहाँ यहाँ पर आ जाएगा क्या चीज़, देखिए तो यहाँ पर आएगा दोस्तों 2 साइन 20 इंटू कॉस 20। ऊपर वाले को जब आप हल करेंगे भाई, 3 इसमें पद हैं, तीनों पदों का बारी बारी से गुना करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर बनेगा ऊपर, और नीचे क्या बनेगा तो यहाँ पर साइन 20 इंटू कॉस 20। अब आप कहेंगे सर आप इसको पूरा हल करके बताइए। सर हमारे पास थोड़ा जगह कमी है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा आप लोग भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ पर गुना करके देखिएगा दोस्तों, वास्तव में हकीकत बता रहा हूँ सर,
2 साइन 20 कास 20 ही ऊपर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर दोनों सेम हो जाएंगे तो कट जाएगा, तो इसका फाइनली जो रिजल्ट आ जाएगा वह 2 आएगा। 2 यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे क्या आप सभी का ऊपर का गुना जब किए हैं इसमें तो क्या यही आया है 2 साइन 20 इंटू कॉस 20? एक बार बताएंगे सभी लोग। यही आएगा सर जी, कोई दिक्कत नहीं होगा, लगा पाएंगे आप सभी लोग। चलिए ये सवाल है दोस्तों, आप लोग इसको करेंगे जल्दी से। निम्नांकित ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दिया गया ग्राफ 6 वर्षों के दौरान एक फर्म के कुल क्रय लागत और विक्रय लागत मूल्य लाख में दर्शाता है। यहाँ पर देखिए जो इस प्रकार से है, ये क्या है, तो यहाँ पर कुल विक्रय मूल्य लागत है और विक्रय मूल्य है, और इस प्रकार से चतुर्भुज में दिया गया है और आयत में जो दिया गया है यह कुल क्रय मूल्य दिया गया है। अभी यहाँ पर देखिए, यानी खरीदा है 45 में, बिका है 53 में, खरीदा है 76 में, बिका है 82 में, खरीदा है 56 में, बिका है 66 में। यानी 45 में खरीदा, 56 में बिका, 65 में खरीदा, 74 में बिका और 78 में खरीदा, 83 में बिका है ना। अब प्रश्न में कहा गया कि बताइए भाई कि नीचे दिए गए वर्षों में से फर्म को किस वर्ष में सर्वाधिक प्रतिशत की हानि हुई। अच्छा, सभी में लाभ हो रहा है, कम में खरीदा ज़्यादा में बेचा है तो हानि नहीं होगा दोस्तों, लाभ होना चाहिए, यहाँ पर प्रॉफिट होना चाहिए भाई, ठीक है, यहाँ पर लाभ होना चाहिए, ठीक है। ये लाभ दिया गया है, लाभ पूछा गया है, प्रतिशत लाभ आपसे पूछा जा रहा है। देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ पर लाभ होगा, तो अंतर निकाल लेंगे यहाँ पर ना, यहाँ पर अंतर निकालेंगे भाई। 45 में खरीदा है, 53 में बिका है, तो यहाँ पर कितने का लाभ हो रहा है सर, यहाँ पर तो 8 का लाभ यहाँ पर हो रहा है, किसमें, 45 में, गुना 100, गुना 100। तो इसको काटेंगे 5 से, 5 9 45, 5 से काटेंगे 5 बिसहिया में 100, 8 दूनी 16, 160 बटे यहाँ पर 9 हो जाएगा। अच्छा ऑप्शन को भी ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन है कि नहीं 2003 का, 2003 का है। अच्छा जो जो ऑप्शन दिया गया उसी को चेक करिए, बाकी किसी को नहीं चेक करना है दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया गया है उसी को चेक करना है मात्र और मात्र। चलिए ऑप्शन 2003 में दिया गया है, 2003 वाले को चेक करते हैं। तो 56 में खरीदा, 66 में बिका, तो कितने का यहाँ पर लाभ हुआ, 10 का यहाँ पर लाभ हुआ है, किस पर, 56 पर गुना 100, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1000 बटा 56 कर देंगे, 56 एकम 56, यहाँ से क्या बचेगा, 4 बचेगा, 9 में से 5 गया तो 4 बचेगा। अब कितनी बार जाएगा दोस्तों, 8 पचे 40, 8 बार में जाएगा, तो 8 छक 48 के 8 हासिल का 4 और 8 पचे 40, 4 44, तो इस 7 ही बार जाएगा, 17 होगा, ठीक है, ज़्यादा हो जा रहा है ना, यहाँ पर 17 बार जाएगा। अब चौथे और 2004 को देख लीजिए, यहाँ पर लगभग 17% आ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार आप यहाँ पर चेक करेंगे किसको, 2004 को चेक करेंगे और उसी प्रकार 2005 2006 को चेक कर लेंगे। आप बताइए क्या चेक कर पाएंगे सभी लोग, बोलिए चेक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर जब चेक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर जो सी है 2004, इसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर लाभ होगा, ठीक है भाई। आप लोग चेक कर लीजिएगा सर किस में लाभ ज़्यादा आ रहा है, आप लोग उसका आंसर भी कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर 2004 में ही आना चाहिए, सी ऑप्शन इसका राइट होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं यहाँ पर, और इसका उत्तर आप लोग बताएंगे। एक दुकानदार एक पंखे का सूची मूल्य उसके क्रय मूल्य से 22% अधिक अंकित करता है। चलिए भाई यहाँ पर सूची मूल्य क्या है, हमने मान लिया भाई सूची मूल्य जो है 22% अधिक अंकित करता है, तो इसका सीपी क्या माना जाएगा, सीपी को हम मान रहे हैं, सीपी बोले तो कास्ट प्राइस अगर 100 है तो इसका एमपी यानी सूची मूल्य मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, 122 हो जाएगा, ठीक है। इसको सेल कर रहा है यानी बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर कितना बोला गया कि इसके अंकित मूल्य पर 15% का छूट देता है, तो 122 में 15% का छूट देगा तो कितना में बेचेगा, देखिए 15 दूना 30, 15 दूना 30, 3 33, 15 3 18 बटे 100, ये खत्म, यानी 18.3 का यहाँ पर छूट दे रहा है, 18.3 का छूट दे रहा है, तो यहाँ पर घटा लीजिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर
0.7 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 में से 8 गया तो बचेगा यहाँ पर 3 और 1 में से गया तो 0 1, ठीक है। यानी 107.3 रुपए में यहाँ पर बेच रहा है। ये सभी के सभी क्या है, अनुपात में है। तो यहाँ पर उसको लाभ कितने का हो रहा है सर, यहाँ पर बोला गया कि जो लाभ है वह 111 का हो रहा है। यहाँ पर लाभ कितने का हो रहा है, 3.7 का लाभ हो रहा है। किसके बराबर है, 111 के बराबर है। तो इसका सूची मूल्य बताना है, यानी सूची मूल्य क्या है, 122। तो 122 अनुपात का मान आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, 111 बटे 3.7 गुना हो जाएगा 122। दशमलव हटाएंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे, यहाँ पर काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में चला जाएगा, ठीक है। 3 7 21, 3 3 9 2 11, तो हो जाएगा यहाँ पर 30। 30 का गुना 122 में करेंगे तो 0, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 एकम 3, यानी 3660 रुपए इसका सूची मूल्य हो जाएगा। 3660, ऑप्शन नंबर डी। चलिए ये सवाल है आप लोगों के सामने है, लगाइए जल्दी से, सभी लोग उत्तर बताइए भाई। चलिए यहाँ पर क्रमशः डी और ई एक त्रिभुज एबीसी के भुजाओं एबी और एसी के मध्य बिंदु हैं और बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर है। यदि डीई समांतर है बीसी के तो डीई की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक त्रिभुज है दोस्तों, यहाँ पर एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज का नाम दे रखा है इसने, त्रिभुज का नाम है कौन, एबीसी। एबीसी, ये त्रिभुज का नाम हो गया एबीसी। अब यहाँ पर बोला गया कि AB और AC का मध्य बिंदु D और E है। तो AB का मध्य बिंदु D और E, इसका मध्य बिंदु अगर ये है तो ये क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। इसका मध्य बिंदु ये है तो इसका नाम होगा E, तो इसको मिला देंगे ऐसे। बोला गया कि BC बराबर 6 है तो इसका मान 6 दिया गया है। ये दोनों क्या है, आपस में समांतर हैं, दोनों आपस में क्या है, समांतर हैं। BC का मान 6 सेंटीमीटर दिया गया है, तो आपको DE यानी इसकी लंबाई पूछ रहा है। तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगा सर, BC का आधा यानी 6 का आधा हो जाएगा। 6 का आधा मतलब 3 हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ये कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। सिंपल सा प्रश्न था, आइए इस पर ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे बी से शुरू करके बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखिए भाई, दो लोग हैं, ए और बी है, एक ए और एक बी, ठीक है। ए की बात किया जाए तो ए जो है कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है और बी जो है कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। टोटल कार्य क्या हो जाएगा सर, तो टोटल कार्य यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बताइए, 60 टोटल कार्य हो जाएगा। 12 5 60, 20 3 60 हो जाएगा, टोटल कार्य ये हो गया। अब बारी बारी से कार्य भी करते हैं, सबसे पहले बी शुरू करता है, तो बी सबसे पहले काम किया एक दिन 3 काम, अगले दिन आया ए 5 काम किया, तो 2 दिन तो हो गए। 2 दिन में कितने काम हो पाए हैं, 8 काम हो पाए हैं। हमें काम कितने करने हैं, 60, तो 8 का ऐसा पहाड़ा पड़िए कि लगभग 60 के करीब पहुंच जाएं। तो 8 9 72, नहीं 8 अठाएं 64 और भी ज़्यादा हो जाएगा, 8 7 56, तो 7 बार गुना करेंगे तो 8 7 56 काम यहाँ पर हो जाएगा, यानी 7 साइकिल हो जाएगा। तो 7 साइकिल में कितने दिन हो जाएंगे, 7 से गुना यहाँ भी कर देंगे, 7 दूनी 14 दिन यहाँ पर हो जाएगा। अब फिर अगला दिन जो है बी आएगा तो 3 काम कर देगा यहाँ पर, तो 1 दिन यहाँ भी हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 59 कार्य हो जाएगा। और दिन कितने हो जाएंगे सर, यहाँ पर दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, तो दिनों की संख्या यहाँ पर 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर अभी एक काम और करना है, तो अब अगले दिन यहाँ पर ए आएगा और हमें एक ही काम करना है सर, एक काम करेंगे। एक काम करेगा कौन, ए 5 काम में से एक काम करेगा, तो 1/5 यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ भी 1/5 करेंगे, तो कितना समय लग जाएगा यहाँ पर, 15 सही 1/5 दिन, 15 सही 1/5 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। चलिए इसको लगाइए। देखिए, अरविंद ने एक वस्तु ₹100 में खरीदी, उसने इसे 15% हानि पर वीरू को बेच दिया।
बीरू ने इसकी ढुलाई पर 126 रुपये खर्च किए और इसे 25% लाभ पर मीनू को बेच दिया। मीनू ने इससे 1475 रुपये में खरीदा, तो यक्स का मान बताइए क्या होगा। देखिए भाई, यहाँ पर यक्स का मान पूछा गया है अगर, तो कैसे निकाला जाएगा भाई। यक्स की कीमत किसका है, अरविंद का, और इसने 15% लाभ पर बेचा है किसको, सॉरी 15% हानि पर बेचा है किसको, बीरू को। तो बीरू को बेचा कितने में सर, 85% पर, यानी 85/100 पर बीरू को बेचा है। लेकिन ये बीरू ने किया क्या, इतने में बीरू ने खरीदा, लेकिन बीरू ने किया क्या, 126 रुपये ढुलाई पर भी खर्च किए हैं। यानी जो क्रय मूल्य होता है, आप एक वस्तु को खरीदने में जितना आप इन्वेस्ट करते हैं वो आपका क्रय मूल्य होता है। इतने में तो खरीदा है, साथ ही साथ उसने 126 रुपये और एक्स्ट्रा लगा दिया, तो 126 रुपये यहाँ पर और जोड़ेंगे। अब ये वास्तविक बीरू का क्रय मूल्य होगा। ठीक है, अब क्या क्या हुआ कि इसी को वह बेचा है मीनू को 25% के लाभ पर, यानी 5/4 पर बेचा गया है। कितने में बेचा है, तो 1475 रुपये में यहाँ पर बेचा है। ठीक है, 5 से काटेंगे यहाँ पर, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 9 45, 2 5 25 25 हो जाएगा। 4 से गुना कर देंगे यहाँ पर, 4 5 20, 4 9 36, 2 38 के 8 हासिल का 2, 4 दूनी 8, 2 10, 1080 हो जाएगा। एक बार चेक कर लेंगे, 4 5 20 के 0 हासिल का 2, 4 9 36, 2 38 हासिल का 3, 4 दूनी 8, 3 11, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, 11 होगा यहाँ पर, 11 होगा, 4 दूनी 8 3 11, ठीक है, 1180 रुपये हो जाएगा। 126 यहाँ पर घटा देंगे, तो इधर क्या बचेगा, 5 से काटेंगे 17 5 85, 5 से काटेंगे 20, तो यहाँ पर हो जाएगा 17 यक्स बटे 20 बराबर 126 यहाँ से घटाया जाएगा अगर, तो क्या बचेगा, 4, 7 में से 2 गया तो बचेगा यहाँ पर 5 0 1, 17 से काटेंगे, 17 छक्का नहीं 17 छक्का 102, 17 छक्का 102, ठीक है, और 102 3 बचेगा, हो जाएगा 34, 17 दूना 34, यानी 62 बार में चल जाएगा। यक्स का मान क्या हो जाएगा, 62 गुना 20, तो 0 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 1240 रुपये हो जाएगा इसका यहाँ पर यक्स का मान 1240, यानी ऑप्शन ए। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई, इसको बनाइए। इसको हल करना है दोस्तों, बोर्ड मास का नियम लगाना है, आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। अगले प्रश्न पर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, करिए इसको। सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, ऐसे प्रश्न अधिकतर गलत हो जाते हैं या फिर नहीं बन पाते हैं। सवाल जब तक नहीं पढ़ेंगे इसमें क्या कह रहा है, तब तक आप इस सवाल का उत्तर नहीं बता सकते हैं। तो आप लोग सबसे पहले सवाल को पढ़िए। इसमें कहा गया, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखिए भाई, निकटतम मान पूछा गया है, तो निकटतम मान पूछा गया, तो 1025 तो किसी का वर्ग होता नहीं है, 1025 का वर्गमूल भी नहीं निकलेगा, तो इसको आप 1024 मान लेंगे, तो 1024 का वर्गमूल हो जाएगा 32, ठीक है, भागा सॉरी प्लस 98, 98 में भाग करेंगे 14 से, 14 7 98, तो यहाँ पर आप 7 लिख दीजिए सर, 7 हो जाएगा। अच्छा 7 चौक 28 हो जाएगा यहाँ पर ना, 4 से गुना भी कर देंगे तो यहाँ पर 28 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 170 तो वर्ग किसी का नहीं होता है, तो इसका वर्गमूल कहाँ से निकलेगा, 169 होता है, 169 इसको मान लेंगे तो यह हो जाएगा 13, ठीक। चलिए 13 और 15 होता है 28, तो 15 इसमें जोड़ेंगे, 15 प्लस होगा यहाँ पर, 28 में से 13 घटाइए 15, 15 जोड़ेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 5 2 7 और 3 1 4, यानी 47 हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। लगभग इसका जो आंसर आएगा 47 आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, 28 क्वेश्चन, एक सेट किया हमने, 28 प्रश्न पूछा गया था। तो आप लोग बता दीजिए 28 प्रश्नों में से ऐसे कितने प्रश्न हैं जो आपने खुद से बना पाया है। 28 प्रश्नों में से आपने खुद से कितने प्रश्न बना पाए हैं, आप लोग हमें नीचे कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए सब कुछ आप लोग जन्म करते हैं, फिर हम लोग कल मिलते हैं आगे अगले सेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।